अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दी स्पोर्ट्स साइड द इनसाइड स्कूप का एपिसोड नंबर 3 आपके सामने हाजिर है। और आज मेरे साथ मौजूद हैं शयान उबैद अलेक्जेंडर। कैसे हैं शयान आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं स्पोर्ट्स साइड पे आ गया हूँ क्योंकि पिछले शो में इमरान कियानी साहब आपके पास आए हुए थे जो कि एक प्लेयर हैं, और आज मैं यहाँ बैठा हूँ। तो कैसे याद किया आपने, पहले मुझे आप ये बताएं। तो हमारे लिए बाइस फख्र है कि आप आए हैं हमारे पास। जो कि अगर हम पाकिस्तान में फुटबॉल एनालिस्ट के अगर हम टॉप में बात करें तो आप उनमें उनका आपका शुमार होता है। अगर हमें कोई भी डिटेल चाहिए फुटबॉल रिलेटेड, पाकिस्तान फुटबॉल रिलेटेड, और अगर हम एंथुसियास्टिक कमेंटेटर का चैनल ना चेक करें तो ऐसा हो सकता नहीं है। तो यार ये तो आप लोगों को पता है, खैर हमसे भी गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन ये है कि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। एंड आई नेवर कॉल माई सेल्फ एन एक्सपर्ट, बट थैंक यू यार, थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स। तो पाकिस्तान तारीख में पहली दफ़ा फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर के राउंड 2 में क्वालिफाई कर चुका है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात पहली दफ़ा। और हम पाकिस्तान वर्सेस सऊदी अरेबिया से अपकमिंग थर्सडे को पहला मैच खेलेंगे। जो कि अगर हम आवाम की उम्मीदें देखें तो आवाम को तो हर चीज़ को ऊपर चढ़ाने का बहुत शौक है। जो कि हम कहते हैं कि हम पाकिस्तान सऊदीया को हरा देगा। जो कि हम रियलिस्टिक होके नहीं सोचते कि हम तारीख में पहली दफ़ा तो आए हैं राउंड 2। तो इस पे सबसे पहले आपका मैं रिव्यू लेना चाहूंगा कि जीत तो हम नहीं रहे, वो तो ऑन मैच डे कुछ भी हो सकता है, कुछ पता नहीं जीत जाए, लेकिन अगर हम रियलिस्टिक लेके चलें तो इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन हम ड्रॉ भी कर देते हैं, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो उस पर आप क्या कहेंगे? यार देखो, मुझसे ज़्यादा कोई खुश नहीं होगा अगर हम ड्रॉ कर लेते हैं या हम जीत जाते हैं। देखो, एट द एंड ऑफ द डे हम सारे पाकिस्तानी ही हैं, और हम चाहते यही हैं कि पाकिस्तान टीम अच्छा करे। मेरे लिए अगर थोड़ा सा, अगर हम मेच्योरिटी के साथ चीज़ों को देखें और हम थोड़ा सा मेच्योर बैग पकड़ लें, वो मेच्योर बैग की एक बड़ी मीम चलती है आजकल कि मेच्योर बैग जो है ना, इंसान को पकड़ लेना चाहिए। और मेच्योर बैग के जाविये से अगर मैं देखूं, तो मुझे ये लगता है कि अगर हम परफॉर्मेंस पे ध्यान दें और रिजल्ट पे ज़्यादा ध्यान ना दें, तो दैट वुड बी बेटर। आई थिंक हम फाइट कर सकते हैं इस मैच में। हम आई आई डेफिनेटली फील कि अगर हम 1-0 हारते हैं या ड्रॉ करते हैं या 2-0 हारते हैं, दैट वुड बी अ फाइट डेफिनेटली। दूसरा ये कि चलो, मैं आपको ये बिल्कुल मैं ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि अगर आप 3-0 से भी हारते हो, तो दैट, इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी परफॉर्मेंस ख़राब थी। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि अगर आप 3-0 4-0 हार गए तो परफॉर्मेंस ख़राब है। इंडिया से पाकिस्तान की टीम 3-0 हारी थी सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप में। अगर आपने वो मैच पूरा देखा हो, तो हम तो 80 मिनट्स तक वी वर इन द गेम, हम तो लड़ रहे थे। तो Yes. मुझे लड़ाई चाहिए, मुझे फाइट चाहिए, मुझे ग्रिट चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, परफॉर्मेंस मुझे लगती है। और आई डोंट थिंक कि जो एक स्कोर लाइन होता है, जो भी स्कोर लाइन हो, वो इस बात का तयन करता है कि यार परफॉर्मेंस अच्छी थी या नहीं थी। तो ये चीज़ है। और यही बात हमारे कोच ने भी बोली है कि हमें लड़ना है, क्योंकि सऊदी अरेबिया तो जा रहा है वर्ल्ड कप में। इसमें कुछ शक की हाँ, बात नहीं है। अगर हम टीम्स की बात करें तो हमें हमारा सिर्फ एक मोटिव है कि हमने लड़ना है और लड़के खेलना है। क्योंकि एग्जैक्टली। अभी अगर हम अपनी बात करें, हमारे डायस्पोरा प्लेयर्स अभी तक उन्होंने टीम को ज्वाइन नहीं किया। जो कि आज नहीं किया। अकॉर्डिंग टू द मीडिया, जो मीडिया में अपडेट्स हैं, वो मक्का पहुंच चुके हैं, तो उम्र के बाद वो सुबह टीम को ज्वाइन भी कर लेंगे। तो ज्वाइन ये करेंगे। हमारा सबसे पहले, आप इस पे क्या कहेंगे कि डायस्पोरा प्लेयर्स का टीम के साथ ना होना कितना बड़ा हमारे लिए एक कमी हो सकती है? कमी होती है, क्योंकि यार अगर हम कोच की बात करें कि स्टेफन ने भी हम्म, कहा था कि मेरे पास टाइम कम होता है कि डायस्पोरा प्लेयर्स आते हैं। और जिस तरह हम्म, अगर हम स्टेफन की बात करें, जिस तरह मीडिया हैंडल किया जाता है, कि स्टेफन की फर्स्ट मीडिया कॉन्फ्रेंस में मैं था, जो उसने पाकिस्तान मीडिया के साथ की थी, ऑनलाइन हुई थी। तो उससे मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये अगले बंदे को बोलने नहीं देता। और जो वो किस्म की कॉन्फ्रेंस थी, मेरे पास वीडियो भी पड़ी है कि हमारा जर्नलिस्ट उससे क्रिकेट का सवाल कर रहा है, ऐसे तो चलेगा नहीं। तो हाँ। क्या? यार देखो, मैं बिलीव ये करता हूँ कि पहली बात तो ये है कि स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन बिल्कुल ठीक करता है। आई नो वो आप लोगों का एनकाउंटर कर देता है, ठीक है। आई अंडरस्टैंड दैट। बट द थिंग इज कि ही इज़ अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उसने रिपीट की है वो बात कि हमारे पास क्योंकि लीग नहीं है, तो हमारे जो लोकल प्लेयर्स हैं उनको तो पहले फिटनेस से लेकर आना पड़ता है, और उनको एक सर्टेन लेवल के ऊपर लाना पड़ता है जिसमें 4-5 दिन लग जाते हैं।
जहाँ तक बात है डायस्पोरा प्लेयर्स की, डायस्पोरा प्लेयर्स हमेशा या तो वीक के या तो आखिरी वीक में आते हैं जो आपका ट्रेनिंग कैंप होता है। बाकी मुल्कों में भी यही होता है, सिर्फ पाकिस्तान में ये नहीं होता। हर मुल्क में, जिस मुल्क में डायस्पोरा प्लेयर है उसमें यही होता है कि वो जो डायस्पोरा प्लेयर होता है वो किसी क्लब में खेल रहा होता है। अब जैसे ओटिस है, ग्रिम्सबी टाउन में खेल रहा है। यूसुफ बट है, वो एक सर्टेन टायर में खेल रहा है डेनमार्क के। सेकंड टायर में आपका ये खेल रहा है, क्या नाम है इसका, अब्दुल्ला इकबाल। तो इनको टाइम लगता है, इनके क्लब्स इनको रिलीज करते हैं। इनके क्लब्स इनको जब रिलीज करेंगे तो तब भी वो प्लेयर्स आ सकेंगे ऑब्वियसली। हाँ, हारून हामिद का एक बड़ा वैलिड सवाल है कि यार वो अगर ट्रेनिंग कैंप में आ जाता तो बड़ा अच्छा होता, क्योंकि राइट नाउ ही इज नॉट एसोसिएटेड विद अ क्लब। पहले वो QPR अंडर 21 की एकेडमी में खेलता था। अभी सुनने में मुझे ये आ रहा है कि वो 5th या 6th टायर की किसी क्लब में ट्रेनिंग कर रहा है, बट ही इज़ नॉट एक्चुअली एसोसिएटेड, किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो है नहीं। तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड नहीं है तो यस डेफिनेटली वो ज्वाइन कर सकता है। जैसे इमरान कियानी एक डायस्पोरा प्लेयर है जिसने ज्वाइन किया हुआ है पहले दिन से। तो ये कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं जो कि हमने क्लब्स को देखना होता है, क्योंकि क्लब्स छोड़ते नहीं है। इवन इंडिया में भी ये होता है कि ISL के जो क्लब्स हैं वो बाज़ दफ़ा नहीं छोड़ते अपने प्लेयर्स को इंडिया की टीम के लिए। तो ये होता है, ये हर मुल्क में होता है। तो ये चीज़ है। जी, जैसे आपने हारून की बात की, हारून अभी किस क्लब में नहीं है, और उन्होंने हमारे प्लेटफॉर्म पे आके बताया भी था, जो हमारा पहला इंटरव्यू था उनके साथ, कि उनको क्लब ने अप्रोच किया है और उन्होंने कहा था कि इस कैम्बोडिया के बाद उन्होंने क्लब्स के पास ही जाना है। तो मेरे ख्याल से शायद उसमें वो बिजी थे अभी, इसलिए वो कैंप ज्वाइन भी नहीं कर पाए। तो नहीं ये कर एक पाए। रीज़न हो सकता है। और उनको तैमूर साहब ने भी किया था, तैमूर खान ने भी उनको एक कांटेक्ट किया था कि आई विल हेल्प यू टू गेट अ क्लब एज वेल, जो हमारे परफॉर्मेंस एनालिस्ट भी रह चुके हैं पहले। जी, तो आगे चलते हैं हम। बात करेंगे पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन पे, थोड़ी सी बात करेंगे, कुछ इंक्लूजन होए कुछ एक्सक्लूजन होए। उस पे क्या कहेंगे कि अब्दुल्ला शाह का एक्सक्लूजन एक सबसे बड़ी इधर बात है कि कुछ महीने पहले PFF ही प्रमोट करा था, अगर हम मीडिया हैंडल्स देखें, कि शाहजी द हाँ, वॉल, द बेस्ट प्लेयर ऑफ पाकिस्तान फुटबॉल, और बिल्कुल। आते ही उसका ड्रॉप हो जाना। और फिर कुछ लोगों का आना कि NC के साथ इश्यूज हैं, और कुछ लोगों का ये कहना कि स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन को वो इम्प्रेस नहीं कर पाया और हसीब खान इम्प्रेस कर गया। तो इस पे क्या कह सकते हैं? यार देखो, अब्दुल्ला शाह डेफिनेटली लोग कहते हैं कि यार ये बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, बट दिस इज एक्चुअली द ट्रूथ, यू नो। पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है पाकिस्तान में। आप क्रिकेट को ले लें, आप हॉकी ले लें, आप फुटबॉल ले लें, पॉलिटिक्स इज ऑलवेज इन्वॉल्व। और टू सम एक्सटेंट यू कैन से कि हाँ, कभी कभी लोकल प्लेयर्स के साथ ज्यादती हो जाती है। बट मैं इसके साथ ये ऐड करना चाहता हूँ कि अगर स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन ने ये डिसीजन खुद लिया है तो उसको हमें बैक करना चाहिए, अब्दुल्ला शाह के इस डिसीजन को, अगर ये स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन का डिसीजन है। लेकिन हम ट्विटर पे अक्सर कुछ ट्वीट्स देखते हैं जो कि इस बात का अंदेशा देती है और इंडिकेशन करती है कि यार नहीं, ये स्टेफन का डिसीजन नहीं है, ये किसी और का डिसीजन है, कोई बैरूनी कुव्वत है जिसका ये डिसीजन है। तो डेफिनेटली वो भी एक स्कूल ऑफ थॉट है और ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट है। बट एज फार एज अगर मैं उस एंगल पे जाऊं कि अगर ये स्टेफन का डिसीजन है, आई वुड डेफिनेटली बैक इट। अब्दुल्ला शाह को मैंने खुद, मेरी बात हुई अब्दुल्ला शाह से, और आई हैव टोल्ड हिम कि यार तुम अपना फोकस रखो, अपना जितना भी गेम के ऊपर फोकस रख सकते हो दैट वुड बी ग्रेट। और वोकल अगर ना हो तो दैट वुड बी इवन बेटर, क्योंकि अगर जब आप पाकिस्तान के कल्चर में वोकल हो जाते हो ना, मेरे जैसे लोग भी जब वोकल हो जाते हैं तो उनको डेथ थ्रेट्स आती हैं। ऐसा ही है। तो और ये जहाँ है। तक मुझे जो लगता है कि अब्दुल्ला शाह के एक्सक्लूजन, तो मैं अगर ये खबरों को देखें कि कोच की है, तो मैं उससे एग्री भी करूंगा, क्योंकि पहली कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, मैंने ही स्टेफन से एक सवाल किया था अब्दुल्ला के बारे में, और जो जवाब था उससे साफ जाहिर हो रहा था कि कोच का अपना डिसीजन। जवाब तो क्या था, जरा बताना चाहेंगे आप ऑडियंस को? जवाब उसका साफ था कि मेरे पास टू सेंट्रल बैकवर्ड्स, आई गेस सेंट्रल फॉरवर्ड्स हैं उसके, दो बाहर से हैं और दो टीम में से हैं। अब मैं बाकी दो जो उस पे मुझे इम्प्रेस नहीं कर पा रहे, मैं उनको टीम में ले आऊँ सिर्फ आप लोगों के लिए, तो मैं क्या करूँ, मैं फिर वापस चले जाता हूँ। ये बात मींस इट कैन बी टेक्निकल बेसिस, वो जो यस, हमने पहले भी बात की है, आउट ऑफ पोजीशन वाली। क्योंकि या अगर हम वो NC का इशू हो, तो मेरे नहीं ख्याल कि जिस हिसाब से स्टेफन आंसर देते, तो वो उस सवाल को मना कर सकता। मना कर सकते। तो ऐसे ही है। आप सद्दाम के इंक्लूजन को कैसे देखते हैं? अगर हम देखें, उन्होंने अंडर 23 मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा खेले, इंडिया के खिलाफ जो उन्होंने गोल भी किया था, अंडर उस पर क्या, नाइन। अंडर 19। या
देखो वो कैप्टन था उस टीम का, अंडर 19 टीम का, सैफ चैंपियनशिप में, एंड ही प्लेड वेरी वेरी वेल। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स था हमारा, वन ऑफ द बेस्ट। बैक थ्री में हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग मोर ऑफ अ 3-4-3। उस जो चैंपियनशिप थी उसमें हम 3-4-3 खेल रहे थे। अक्सर मैं देखता था कि वो हारून जफर एक लड़का होता था, वो लेफ्ट विंग खेल रहा होता था, फिर फॉरवर्ड होता था हमारा अदील, और एक राइट विंग पे आई थिंक शाहजहान खेल रहा होता था। तो अदील यूनस भी सिलेक्ट हुआ है, उसको भी बड़ा मुबारक हो। ये दोनों पोपो एफसी के लड़के हैं, 4 पोपो एफसी के लड़के टोटल हुए हैं इस पूरे स्क्वाड में, और 2 उसमें से हमारे अंडर 19 के लड़के हैं जो इंडिया के अगेंस्ट खेले थे सैफ चैंपियनशिप में। आई थिंक बहुत अच्छी सिलेक्शन है और मैं बड़ा खुश हूँ दोनों को देख के। कुछ लोग जब हम सदाम बोलते हैं ना तो वो कंफ्यूज कर जाते हैं, यार ये उस सदाम की बात तो नहीं हो रही वो जो ओमान में खेल रहा है अभी। नहीं, वो तो खैर नहीं है, बट ही इज ऑल्सो 31 ईयर्स ओल्ड राइट नाउ। मे बी इन मार्च वो वाला सदाम भी, उसका भी कोई केस बनना शुरू हो जाए फॉर द स्क्वाड, यू नेवर नो। होप सो। हाँ। अब आगे एक्सक्लूजन पे बात कर लेते हैं, जो हमारी सो कॉल्ड, हम अगर ट्विटर खोलें तो कराची वालों को दीवार से लगाया गया है, मोइन और वहीद को एक्सक्लूड किया गया है स्क्वाड से। उस पे क्योंकि इनसाइड की जो न्यूज़ जो मैंने 100% मेरा ख्याल जो मुझे आई 100% कंफर्म सोर्स, वो उन दोनों का इशू था डिसिप्लिन का। वो सिर्फ अगर हम अभी देखने की बात हो रही है कि मीटिंग में लेट आए थे, ऐसा कुछ नहीं। वो मीटिंग में बाकी प्लेयर्स भी लेट आए थे, लेकिन उनका इशू बहुत पहले से चलता आ रहा है। टीम का माहौल भी वो खराब कर रहे थे, ये भी रिपोर्ट्स हैं। और उसके साथ उनका इशू जो है वो पाकिस्तान का कैम्बोडिया फ्लाई करने से पहले जो कैंप लगा था स्क्वाड अनाउंस के बाद, वहां से उनका हाँ। इशू चलता आ रहा था। लेकिन कोच ने उनको टाइम दिया, कोच ने उनको कहा, और कोच ने इस कैंप में भी उनको बुलाया। लेकिन जब वो इशू चलता रहा, फिर ऐसे प्लेयर्स को ड्रॉप किया गया। तो हम्म। इशू पे क्या हाँ कहेंगे, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल सही कह रहे हो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे ये लगता है कि देखो ये बात हम इतनी ओपनली कर नहीं सकते, बट ये बात बिल्कुल है कि सिर्फ टीम मीटिंग में लेट आने की वजह से उनको नहीं बाहर निकाला गया। मैंने ये बात ये जो साद नासिर का मेरा पॉडकास्ट था प्रो स्पोर्ट्स पे, उस पे भी मैंने ये बात की थी कि एक फैन ने हमारे एक पोस्ट लगाई थी इमरान कियानी के ऊपर, और उसके नीचे अली नियाजी जो कि अब टीम में नहीं है, उन्होंने भी कमेंट किया था। फिर मोहम्मद ये आई थिंक वहीद ने भी कमेंट किया था, 2-3 प्लेयर्स ने उसके नीचे कमेंट किया था एक साथ कि नहीं, सॉरी, अली नियाजी ने कमेंट किया था कि नहीं, इमरान कियानी अच्छा स्ट्राइकर नहीं है, वहीद अच्छा स्ट्राइकर है, वहीद इज अ बेटर स्ट्राइकर। ये कमेंट आया था। तो ऐसा वो साफ है, पता लग रहा था कि पीछे से कोई लॉबी या तो चल रही है या कोई ड्रेसिंग रूम पॉलिटिक्स है, जो कि हम अक्सर क्रिकेट में भी देखते हैं, जो कि हमारे कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो हो सकता है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये सिर्फ लेट आने पे नहीं हो सकता। तो या डिसिप्लिनरी इश्यूज हैव बीन देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, डेफिनेटली। और अगर हम अपनी टीम के एनवायरनमेंट को देखें, हम पहली बार राउंड 2 खेलने जा रहे हैं, और फिर भी हमारे प्लेयर्स इस तरह परफॉर्म करेंगे तो ऐसा है, बिल्कुल नहीं चलेगा। टीम एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छी नहीं है। और एक कोच को शाबाश देने की बात है कि उसने रूथलेस दिखाया। उसने कहा मुझे ऐसी फजूल लोगों की मेरी टीम में तो जगह नहीं है। हाँ, प्रोफेशनलिज्म अगर आपका नहीं है ना, तो वही बात है कि स्टेफन विल नॉट टॉलरेट। Yes. अच्छा, तो यहाँ पे एक मेन टॉपिक पे हम आते हैं कि कुछ लोगों को फीफा वर्ल्ड कप के उसका ही नहीं पता, क्या कहते हैं, फीफा वर्ल्ड कप फॉर्मेट। क्वालिफायर के फॉर्मेट का ही नहीं पता। तो वो जरा हाँ समझाएं। यार, ये देखो, ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है। पहले तो आपको राउंड 1 पार करना पड़ता है, ठीक है। आपकी वही बात है कि जैसे आपने कैम्बोडिया से खेला था, तो आपने होम और अवे लेग खेलना होगा। मैं बड़ा सिंपल सिंपल मोटा करने की कोशिश करूंगा, वरना बहुत लंबा मेरा ये क्लिप चला जाए। दूसरा ये है कि फिर हम आते हैं राउंड 2 में, और हम राउंड 2 में हिस्ट्री में पहली बार आ चुके हैं, शुक्र है खुदा का। एंड इंडिया भी राउंड 2 में खेल रहा है, नेपाल खेल रहा है, बांग्लादेश खेल रहा है, ये सैफ चैंपियनशिप की जो टीम्स है साउथ एशियन। तो आज तक मैं आपको पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि कोई साउथ एशियन टीम आज तक राउंड 3 में नहीं पहुंची है फीफा वर्ल्ड कप के क्वालिफायर के। इंडिया का बेस्ट चांस है, आप कह सकते हैं इस दफ़ा है, बिल्कुल है। फिर उसके बाद जब आप इसमें 6 मैचेस खेलते हैं, तो इसमें होम मैचेस होते हैं 3, और अवे मैचेस होते हैं 3। हमने 3 अभी होस्ट करने हैं, जिसमें ताजिकिस्तान खेलने आएगी, जॉर्डन खेलने आएगी, और सऊदी अरेबिया खेलने आएगी। तो सऊदी अरेबिया हमें जून में खेलने आएगी, और आई होप कि तब तक रॉबर्टो मैंचिनी सैक नहीं होगा, क्योंकि उसका रिकॉर्ड काफ़ी बुरा जा रहा है एज अ सऊदी अरेबिया मैनेजर। फिर हम पहुंचते हैं जी राउंड 3 में। अब बड़ा सवाल आता है यार कि राउंड 3 में क्या होगा। उसमें होती है 6 टीमें, आपको मिलेंगे 5 into 2 10 मैचेस। 10 मैचेस मिलेंगे, 5 होम 5 अवे आपको मिलेंगे।
अब उस 6 में से आपने टॉप 2 में आना है। वो 3 ग्रुप्स होते हैं। 6 मतलब ग्रुप ए है उसमें 6 टीमें, फिर ग्रुप बी है उसमें 6 टीमें, फिर ग्रुप सी है उसमें 6 टीमें। तो ये 3 ग्रुप्स होते हैं। तो वो 6 टीमें में से आपने टॉप 2 में आना है। हाँ, एक और चीज इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि ये जो टॉप 2 टीम्स होती हैं तो डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाती हैं फीफा वर्ल्ड कप जो 2026 का आएगा। तो ये कितनी होगी जी? 6 टीमें। अब 7वीं और 8वीं टीम का भी स्लॉट होता है इसके अंदर। वो ये होता है कि जो जो टीम अपने ग्रुप में थर्ड और फोर्थ आती है वो जाती है राउंड 4 में। राउंड 4 भी होता है। राउंड 4 में अब 2 ग्रुप्स होते हैं, 2 ग्रुप्स। अब एक ग्रुप में 3 टीमें होती हैं, एक ग्रुप में 3 टीमें होती हैं, उसमें से एक पाकिस्तान होगी। अगर हम कभी पहुंच गए, कभी जिंदगी में पहुंच गए, अगर मेरी जिंदगी में अगर पहुंच गए तो राउंड 4 में हमें ग्रुप को उस वो जो 3 मेंबर की जो टीमें हैं, जो ग्रुप्स हैं, उसको हमें टॉप करना होगा। फर्ज करो आप उसमें सेकंड आ जाते हैं, ठीक है। फिर वो जो 2 ग्रुप्स हैं उसमें एक सेकंड टीम ग्रुप ए में होगी और एक सेकंड टीम ग्रुप बी में होगी। तो उनका आपस में प्लेऑफ का एक मैच होगा। एक प्लेऑफ का मैच होगा। वो मैच अगर पाकिस्तान फॉर एग्जांपल पार कर लेता है तो इंटर कॉन्टिनेंटल मैच होगा, जो कि पोर्चुगल के साथ हो सकता है, साउथ अमेरिकन टीम के साथ हो सकता है, यूरोपियन टीम के साथ, किसी भी टीम के साथ हो सकता है। वो भी एक मैच का होना है। तो राउंड 4 बड़ा पेचीदा है। कोशिश करो कि तुम लोग राउंड 3 में ही हम लोग जो है वो टॉप 2 में पहुंचने की कोशिश करें, बट वो एक लंबा प्रोसेस है। और अगर आपको मैं सच बात बताऊं, विदाउट अ लीग 30-35 साल लग सकते हैं राउंड 3 को टॉप 2 में जाने के लिए, राउंड 3 के टॉप 2 में जाने के लिए। और राउंड 3 को सोचने से पहले हमें अपनी असलियत को भी नहीं भूलना चाहिए कि हम पहली बार तो राउंड 2 में आए। आए हैं। तो आए। ये चीज है। अच्छा, तो राउंड 4 की आपने बात की, मैचेस की बात की, तो सऊदी अरेबिया फीफा वर्ल्ड कप खेल चुका हो, वो ये सब क्लियर कर चुका हो। बिल्कुल। वो राउंड 3 में टॉप 2 के अंदर आता है हमेशा, जी। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मैं देख रहा हूँ। ओ, हाँ। तो इस पे प्रिडिक्शन दें अपनी, रियलिस्टिक हो के कुछ भी हो सकता है। प्रिडिक्शन तो हमारी 0-2 भी हो सकती है फॉर अस, लेकिन या आपकी यार प्रिडिक्शन। देखो, अगर मैं एज अ पाकिस्तानी सोचूं, अपने दिल से सोचूं, आई वांट अ ड्रॉ, या 1-0 या 2-0। मेरा दिमाग कह रहा है 6-0 7-0 भी हो सकता है, क्योंकि ईसा नहीं है। ईसा हम भूल जाते हैं ना भाई, ईसा नहीं है, 2 महीने के लिए वो इंजर हो गया बेचारा। तो वो ऐसा ही है कि आपका, मैं अब ये कहूँ कि विर्जिल वैन डाइक लिवरपूल से इंजर हो गया है, या फॉर एग्जांपल सर्जियो रामोस जब खेलता था रियल मैड्रिड में, आजकल एडर मिलिटाओ है, वो उसकी भी कभी कभी कमी उसको खलती है। तो हमारे लिए ईसा बिल्कुल वैसा ही है। ही इज़ आवर बेस्ट प्लेयर आई थिंक, मेरे लिए, मेरे हिसाब से, पर्सनल ओपिनियन है मेरा। आई थिंक पाकिस्तान का बेस्ट प्लेयर है वो। तो ईसा नहीं है। तो रियलिस्टिक प्रेडिक्शन इज डेफिनेटली आई वुड गो विद 2-0। आई वांट दैट वुड बी अ फाइट। 2-0। कौन गोल करेगा हाँ। उनकी तरफ से? साद अल दुसैरी, द एशियन प्लेयर ऑफ द ईयर। पहले तो आप शुक्र करें कि अल फराज नहीं है जो उनका कैप्टन था, मोहम्मद कानूनी है जो अल हिलाल के लिए खेलता है। उनके काफ़ी मेन मेन प्लेयर्स नहीं हैं, और वो काफ़ी यूथ टीम अपनी, मतलब यंग सी टीम, वो काफ़ी, रॉबर्टो मैंचीनी का मैंने नोट की है कि उसने सेलेक्ट की है। तो आई फील कि देखो, ऐसा नहीं है कि हमारा कोई चांस नहीं है ड्रॉ का। ड्रॉ को चलो मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। बट बहुत हमें फाइट करनी पड़ेगी, और हमें एक ट्रांजिशनल कंट्रोल लाना पड़ेगा टैक्टिकली, और हमारा स्ट्रक्चर बहुत तगड़ा होना चाहिए। और स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन से मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि वो जो 4-4-2 का स्ट्रक्चर है वो जरा ना ऑर्गेनाइज्ड होगा। वो मैं उससे ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपेक्ट करूंगा कम से कम। आई वांट दैट। या तो होप ये सो। है। कुछ ऐसा, और उम्मीद हमें ये है कि स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन अगर जीत की तरफ नहीं भी जाएगा, वो एक्सपेरिमेंट जरूर करेगा। वो यंग प्लेयर्स को कोई पता नहीं फील्ड को उतार दे, जाएगा। वो तैयार जरूर करेगा प्लेयर्स को। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ओटिस स्टार्ट नहीं करेगा, पता नहीं, मेरा ये गट फीलिंग है। आई डोंट नो व्हाई कि वो शायद स्टार्ट ना करे। ही विल कम तो फ्रॉम द बेंच प्रोबब्ली। और वही जो हाँ। ओटिस का सवाल भी हुआ था कि ओटिस पहले 11 में होगा, तो उसका सवाल था, आई डोंट नो। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ। नेक्स्ट अच्छा, तो क्वेश्चन। इंडिया वर्सेस कुवैत भी हो रहा है थर्सडे को, जो कि इधर कुवैत ये में ही हो रहा है, शेख जाबर अल स्टेडियम पे। सो आई विल बी देयर। हाँ। तो उस पे आप क्या कहें? यार, कोएत इज़ अ वेरी फिजिकल टीम। कोएत के फुल बैक्स बहुत पेसी हैं, उनके विंगर्स बहुत पेसी हैं। इट विल बी अ वेरी टफ मैच फॉर इंडिया। और इंडिया का आपको पता है, इवन दो वो अपुया ले आए हैं,
उनका मुंबई सिटी का जो प्लेयर है, और वो क्या नाम है, जैक्सन जैक्सन सिंह जो है, वो उनका बेचारों का उनका इंजर हो गया। अनवर अली इंजर हो गया। तो ये दो बड़े पिवटल प्लेयर्स हैं। ये ऐसा ही है कि हमारा रईस नबी और हमारा ईसा एक साथ इंजर हो जाए, ये इसी तरह ही है। तो उनका भी दो इंजरीज बहुत पिवटल टाइम पे और बहुत क्रूशियल इंजरीज हैं। मुझे लग रहा है वो शायद मैच ड्रॉ हो जाए, लेकिन अगर इंडिया जीतती है तो बड़ा बड़ा रिजल्ट होगा ये। और बड़ा रिजल्ट भी होगा कुवैतियों के सामने। होम ग्राउंड में कुवैत खेल रहा होगा, लेकिन जो जहां तक मैं कुवैत में रह रहा हूँ तो मुझे अंदाजा है कि आधा स्टेडियम इंडियन से ही बड़ा होगा। हाँ हाँ, इंडियंस काफी है वहाँ पे, बिल्कुल ऐसे ही इंडियंस है। बहुत हैं। और जो तो टिकट की प्राइस भी इस दफा इन्होंने निकाली है, तो फुल स्टेडियम फुल होना है, बनता ही। अच्छा। चलिए अब लास्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं, जो कि मेन टॉपिक भी है। जो कि फेडरेशन हाँ। के मसाइल को देखा जाए तो प्रवास 2038 जो हम आया है, निकाला गया है शाहरुख सुहेल एंड इस टीम की तरफ से, किसान समेत भी उनमें शामिल है और बाकी भी। तो हम्म। वो जरा एक्सप्लेन करें कि व्हाट यार इज प्रवास 2038। पहले तो मैं परवाज 2038 के जो लेजेंड्स हैं जिन्होंने बनाया है, उन सारों का मैं नाम ले लूँ। फैज़ान ज़मीर है, इसमें शाहरुख सुहेल है, इसमें इस्माइल फारूक है ऑन द माइक के, इसमें शेख हमदान भी हैं, इसमें द लेजेंड अली एहसन भी हैं। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं बड़े बड़े जिनका हमें पता है। और भी इसके अंदर नाम है, चार पांच नाम और भी हैं। तो वो भी, उन्होंने भी बहुत मेहनत की है इसके अंदर। तो हैट्स ऑफ टू देम, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर ऑल लेजेंड्स इन माय ओपिनियन। देखिए, ये प्लान लेकर आना ना, ये एक प्रपोज्ड प्लान है जो कि पीएफएफ को देना चाह रहा है। ये प्रपोजल है, एक तरह का प्रपोजल है ये 78 पेजेस का, जिसको पढ़ना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है हमारी तरह की, वो 78 पेजेस नहीं पढ़ पाती। तो देखो, मैं इसमें क्योंकि हम यूथ की बात हो रही है और हम फुटबॉल की बात करें, मैं जो टच करूंगा वो ये होगा कि अभी रिसेंटली क्या हो सकता है, नियर फ्यूचर में क्या हो सकता है, 1 ईयर में क्या हो सकता है, और 5 ईयर में क्या हो सकता है, अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्यूमेंट। अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्यूमेंट, आपको फीफा से इलेक्शंस के बाद मोस्ट प्रोबेबली $11 मिलियन मिल सकते हैं। और वो $11 मिलियन जो है उसको आप यूज़ कर सकते हो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, अपने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आप उससे बनाएं। बेशक आप लाहौर में बनाएं, एक उधर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हो। बल्कि इसमें एक ये भी पैराग्राफ था कि इन द लॉन्ग रन, यानी कि 5 साल के रन रन में कोशिश की जाएगी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कम से कम 5-6 बड़े शहरों में हो पाकिस्तान के, स्पेशली लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, पेशावर, कोयटा। कोशिश की जाएगी 5 सालों के अंदर। लेकिन 1 ईयर में तो यही है कि यार लाहौर के अंदर कम से कम एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हो जहाँ पे सारे प्लेयर्स ट्रेन कर सकें। चाहे आपकी अंडर 19 टीम है, चाहे आपकी अंडर 16 टीम है, चाहे आपकी अंडर 23 टीम है, मेंस टीम है, वेमेंस टीम है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें लीग सेटअप करने की बात होती है, और इसमें बात होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो कि दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और इसमें जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि एएफसी क्लब लाइसेंसिंग का। अब ये है कि 10 क्लब्स हैं, वो लेकर आने हैं, और उसके नीचे एक टायर होगा जिसमें प्रमोशन रेलीगेशन होगी। कि प्रमोशन रेलीगेशन अगर किसी को नहीं समझ आता, फर्स्ट टायर से दो टीमें नीचे आ जाएंगी, और जो सेकंड टायर होगा, निचले वाला टायर होगा, उससे दो टीमें ऊपर आ जाएंगी। तो ये इसमें ये है कि जेपर्डी विल बी इन्वॉल्व, कि यार एलिमिनेशन का खतरा है, ये होगा। तो वो एक पिरामिड सिस्टम लाना चाह रहे हैं और क्लब बेस्ड निज़ाम लेकर आना चाह रहे हैं। दिस इज नॉट अ फ्रेंचाइज सिस्टम, दिस इज अ पिरामिड सिस्टम जिसमें दो पिरामिड्स हैं, दो टायर्स हैं। इंडिया में अभी 4 टायर्स हैं। अगर हम इंडिया की मैं मिसाल दूं, या इंग्लैंड की आपको मिसाल दूं, तो उधर भी हमारा इमरान कियानी है जो 7वें टायर में खेल रहा है। उनके तो पता नहीं कितने टायर्स हैं, वो तो ख़त्म ही नहीं होते। तो जितने ज़्यादा आपके टायर्स होंगे ना, उतनी ज़्यादा आपकी जो फुटबॉल है वो फैलेगी बिटवीन डिस्ट्रिक्ट्स, बिटवीन प्रोविंसेस, बिटवीन डिफरेंट, ये जो आपके ज़िले होते हैं, अ, हर जगह ये डीप रूटेड जाएगा काम। और आपकी डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन, आपकी प्रोविंशियल फुटबॉल एसोसिएशन, इनके साथ हाथ मिला के ज़ाहिर है चलना पड़ेगा, जो कि धांधली में पीएचडी की हुई है इन लोगों ने वैसे तो। लेकिन इनके साथ हाथ मिला के आपको चलना पड़ेगा। और बात यह है कि 5 साल का जो इनका प्रोजेक्ट है ना, उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि एक तो जितने भी आपके 10 क्लब्स हैं, वो 10 के 10 किसी तरह एएफसी क्लब लाइसेंसिंग हो जाए, और उसके लिए स्टेडियम्स बनाने ही पड़ेंगे। और वो 5 स्टेडियम्स वो बनाना चाह रहे हैं, जो कि एक कयूम अली चंगेज़ी का स्टेडियम है, फिर एक केएमसी स्टेडियम है, वो आपने मेरा पॉडकास्ट भी देखा होगा। फिर एक अयूब स्टेडियम है, दो बलूचिस्तान के, एक कराची का, एक लाहौर का, पंजाब एथलेटिक स्टेडियम, एक जिना स्टेडियम इस्लामाबाद का, जिसमें आपको पता ही है लाइटें आजकल है नहीं। तो वो ऑफिस टाइम के अंदर वो बेवकूफ़ों की तरह मैच करवा देते हैं, मेरे जैसे बंदों के लिए भी मुश्किल हो जाता है। तो
ये है। इवन दो मैं सात भाई से भी मैं बात कर रहा था, तो उनके एक बॉस थे, उन्होंने कहा कि यार ये ऑफिस टाइम में कौन मैच रखवाता है। तो ये बड़ा ना एक मसला है। तो ये 1 ईयर प्लान है कि यार पहले तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना है, और 5 ईयर प्लान में ये है कि एएफसी क्लब्स की लाइसेंसिंग करनी है, लीग लेके आनी है, और इसमें विमेंस की भी लीग लेके आनी है अगले 5 सालों के अंदर, जो कि बिल्कुल उसी मॉडल पे होगी जैसे डेनमार्क की लीग है या स्कॉटलैंड की लीग है, जिसमें प्रमोशन का टेबल होता है और रेलीगेशन का टेबल होता है। तो उस तरह का ये एक निज़ाम लेके आना चाह रहे हैं जिसमें प्रमोशन, रेलीगेशन और जेपटी इन्वॉल्व हो। और अगर हम इसकी बात करें प्रवास 2038, और अगर हम अपने पॉलिटिकल सिस्टम की भी बात करें, अभी इलेक्शंस होने बाकी हैं, और फिर वो जो आप कहते हैं ना कि थाईडोस जो आपका फेमस है, उन लोगों ने भी वापस आना है। और फिर क्या, क्योंकि अगर हम बात करें क्लब्स की, तो अगर मैं गलत ना हूं तो इन क्लब्स ने ही वोट करना है उनके लिए, आई गेस यही क्लब्स वोट करेंगे। यार देखो, डिपार्टमेंट्स देखो डिपार्टमेंट्स के खिलाफ आप जब भी पाकिस्तान में बात करोगे, आपको एक ऑपोजिशन का सामना करना पड़ेगा, हो सकता है आपको डेथ थ्रेट्स भी आए। ये होता है। ये हमारे पिछले जो फुटबॉल एक्सपर्ट्स हैं, फुटबॉल के गुरुज हैं, उन्होंने भी ये फेस किया है। मेरे और आपके जैसे लोग भी शायद आगे फेस करें आगे जाके, क्योंकि जब ये लोग आएंगे तो इस पर बात बहुत ज़्यादा होगी कि जो आपके पाकिस्तान प्रीमियर लीग में 12 टीमें हैं, उसके अंदर 8 डिपार्टमेंट्स हैं। उन 8 के 8 डिपार्टमेंट्स, उसमें से 2 डिपार्टमेंट्स बंद हो चुके हैं, और वो 2 डिपार्टमेंट्स बंद होने के बावजूद आने वाले प्रेसिडेंट को वोट करेंगे, क्योंकि आपके वही है कि वो जो आपका थर्ड क्लास का कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, वो उसके अंदर लिखा हुआ है। अब उसके अंदर क्योंकि वो रिटर्न फॉर्म में है, तो आपको उसको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। मीन्स कि सारा मसला क्या है, सारा इशू क्या है कि यार डिपार्टमेंट्स को निगेट करना पड़ेगा फ्रॉम द पाकिस्तान प्रीमियर लीग, और क्लब्स को वोटिंग राइट देना पड़ेगा। और प्रवास 2038 में भी यही लिखा हुआ है कि जो जी 10 क्लब्स हैं उनके पास वोटिंग राइट होगा, ना कि डिपार्टमेंट्स के पास वो वोटिंग राइट होगा। तो मैंने पहले भी बात की, अक्सर मैं बात करता हूँ कि 26 इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, 26 मेंबर्स होते हैं, वो 26 मेंबर्स वोट करते हैं। वोल्डेमॉर्ट को थैनोस वैसे नहीं आएगा, ये मैं आपको न्यूज़ दे दूं। थैनोस नहीं आने वाला। लेकिन जो वोल्डेमॉर्ट, या तो खुद वो किंग मेकर होगा या वो खुद आ जाएगा, उसको वो वोट करते हैं। अब उस 26 में से जो 8 हैं वो डिपार्टमेंट्स ही हैं, जो कि सारे के सारे वोट करते हैं, जबकि ऐसे होना नहीं चाहिए। आप देखो ना, जब बार्कलेस प्रीमियर लीग में वीएआर की वोटिंग होती है फॉर एग्जांपल, क्या सारे के सारे जो वोट्स हैं वो वीएआर के उसमें वो खिलाफ चले जाते हैं कि यार हमें ऑटोमेटेड जो वर्ल्ड कप में वीएआर था 2022 में वो हमें नहीं चाहिए? नहीं, वो 14-6 होता है, या चलो 12-8 होता है, यहाँ तो सारे के सारे वोट्स जो हैं वो प्रेसिडेंट की तरफ जा रहे हैं। तो इट शोज कि यार वो गवर्नमेंट प्रेशर डालती है डिपार्टमेंट्स पे। अच्छा, तो मेरे यहाँ पे एक सवाल है, वोल्डरमॉर्ट के आने से जो हमारे डायस्पोरा प्लेयर्स हैं, क्या इनका फिर हाँ। सफर क्या होगा, इनका क्या होगा, क्योंकि वी नो द अच्छा, सिस्टम जो है। देखो यार, पहली बात ये कि अगर वोल्डेमॉर्ट आता है, तो बहुत से लोग कहते हैं कि यार अगर आप स्टैट्स निकाल के देखें तो उसके ज़माने में डायस्पोरा प्लेयर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा खेलते थे। ऐसा नहीं था कि वो डायस्पोरा प्लेयर्स के खिलाफ था, बट थिंग वाज कि उसके ज़माने में सस्पेंशंस होती थी। उसके ज़माने में फीफा ये कहता था कि यार आपने तो कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा बनाया है जो हर दफ़ा आपको फैसिलिटेट करेगा, हर दफ़ा। वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन ही वैसा बनाया तो फीफा उस पर ऑब्जेक्शन लगाएगा और फीफा कहेगा इसको चेंज करो। तो वोल्डेमॉर्ट साहब जो थे वो आगे से अड़ जाते थे, वो कहते थे मैंने चेंज नहीं करना कॉन्स्टिट्यूशन। मसला सारा कॉन्स्टिट्यूशन का है, बुनियाद ही सारी कॉन्स्टिट्यूशन है। वो फीफा एतराज़ करेगा, जब ये आ भी जाएंगे ना तो फीफा एतराज़ करेगा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करो। तो वो डायस्पोरा के खिलाफ नहीं है। फैसल सालेहात जो हम बात करें वोल्डेमॉर्ट की, द लेजेंड। बट द थिंग इज, आपने अगर काटना हो तो काट देना। द नहीं, थिंग इज बिल्कुल नहीं। द थिंग इज कि हो सकता है हमारे मैचेस ही ना हो। डायस्पोरा और उसकी तो बात बाद में आती है, हो सकता है मैचेस ही हमारे रुक जाए, क्योंकि फीफा हम पे बैन लगा दे ड्यू टू ये जो हम कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि वोल्डेमॉर्ट साहब जो है वो अड़ जाएंगे। जी, क्योंकि ऐसा ही है, फीफा ने कहा है कि फीफा की तरफ से मेरे ख्याल से ऑर्डर है कि आपने इलेक्शन करवाने हैं, और इलेक्शन के बाद सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज करनी है। और अगर हम प्रवास की बात करें, प्रवास में एक और था कि हमने डिपार्टमेंट से हमने क्लब सिस्टम में आना है, और अभी कुछ लोग कहते हैं कि हमने डिपार्टमेंट नहीं हटा सकते, लोगों की रोजगार लगा हुआ है, और उन्हीं में जो प्लेयर्स एक खेल रहे हैं उनको तनख्वाहें नहीं मिली अभी तक। यार देखो, मैं आज एक शॉर्ट्स चलाऊंगा, वो शॉर्ट्स आप बेशक ले करना, आप चला देना अपने चैनल पे। मैंने हमेशा से मैं एज ए डिपार्टमेंटल प्लेयर मैंने हमेशा से क्लब का ही सपोर्ट किया है, क्योंकि दुनिया के अंदर
और आपको डिपार्टमेंट के लिए मैं खुद डिपार्टमेंट के लिए खेलता हूँ और मैं क्योंकि मेरा 9 महीने से मेरा सैलरी बंद है, वो इसलिए कि जब डिपार्टमेंटल टीमें बंद हो गई थी इमरान खान के दौर में, इन्होंने प्रोविंशियल लीग स्टार्ट करना था, फिर उसकी वजह से उनकी गवर्नमेंट चली गई, वो पॉलिसी पे काम नहीं हुआ, फिर वापस जब दूसरा गवर्नमेंट आया नुली का, उसने वापस डिपार्टमेंटल फुटबॉल बहाल कर दी। अभी तक हमारा डिपार्टमेंट जो है वो बहाल नहीं हुआ कुछ वजह की बिना पर, क्योंकि हम लोग हाई कोर्ट में उनके साथ केसेस लड़ रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि मैं डिपार्टमेंटल फुटबॉल का बिल्कुल हक में नहीं हूँ, क्योंकि दुनिया के अंदर सिर्फ पाकिस्तान है जो डिपार्टमेंटल फुटबॉल खेलते हैं, जो उनकी प्रीमियर लीग होते हैं, जो पाकिस्तान जो फीफा की जो वो है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन जो है वो डिपार्टमेंटल के जरिए वो लीग करवाते हैं। मैं बिल्कुल इसके हक में नहीं हूं। अगर आपने पाकिस्तान फुटबॉल को प्रमोट करना है तो आपने क्लब सिस्टम सी फुटबॉल प्रमोट करेंगे। वो मेरा सादुल्लाह के साथ पॉडकास्ट है, मैंने खुद किया है सादुल्लाह के साथ पॉडकास्ट। उन्होंने खुद आके बोला है कि जिस डिपार्टमेंट में मैं काम कर रहा था या जिसके लिए मैं खेल रहा था, उसने मुझे 9 महीने से सैलरी नहीं दी। अभी भी सैलरी मिली है या नहीं, वो 6 महीने पहले हुआ था, अभी भी सैलरी मिली है या नहीं सादुल्लाह को हमें नहीं पता। तो हमारे कहाँ तो की जॉब मेन सिक्योरिटी? प्लेयर्स के लिए जो हरून मलिक साहब ने साद नासिर भाई के साथ ही बताया था कि हमारे जो बैंक अकाउंट्स है वही फ्रीज है, हमारे पास ये पीएफएफ के पास बैंक अकाउंट्स ही नहीं। या बिल्कुल बिल्कुल, और 40 लाख थे वो भी ये थैनोस ने बाहर निकाल दिए थे, ये जो हमारे थैनोस साहब हैं, तो वही चीज़ थी। तो बस हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे फुटबॉल जो ऑन ग्राउंड एक अच्छी तरफ गामजन हुआ है ये सिलसिला आगे भी अच्छा हो, और अगर कोई भी जो भी आता है हमारी तरफ से, अगर थाइनोस आ जाता है या वर्ल्ड आ जाता है, जो भी आता है पाकिस्तान फुटबॉल के लिए अच्छा करे। बेशक अपने पैसे कहीं और से एडजस्ट कर ले, अगर उससे चाहिए ही है, हर हर एक को चाहिए। और सबसे मेन इशू जिना स्टेडियम में फ्लड लाइट्स लग जाएं, क्योंकि हमें याद है कि 2 साल पहले या 3 साल पहले जब भी कश्मीर प्रीमियर लीग क्रिकेट की स्टार्ट हुई थी ना, मुजफ्फराबाद में 1 हफ्ते के अंदर फ्लड लाइट्स लगी थी। तो ऐसा लगी मुश्किल थी, है नहीं, लगी थी। वो मेरे ख्याल से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने लगाई थी, वो गवर्नमेंट का उसमें नहीं था इतना ज़्यादा रूल, गवर्नमेंट ने नहीं लगाई थी वो। प्राइवेट, वही मैं बात करने लगूं कि वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने लगाई थी। अगर वही प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हमारी फुटबॉल की तरफ तवज्जो दे, तो ऐसा मुश्किल बिल्कुल नहीं है कि हमारे जिना स्टेडियम पे भी फ्लड लाइट्स हाँ, लगी हों। कॉर्पोरेट और सेक्टर, हाँ, कॉर्पोरेट सेक्टर, या बिल्कुल। चलें शयान भाई, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए, और बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करने का। इंशाल्लाह आइंदा भी आपसे बात करेंगे अगर आपने हमें टाइम दिया तो। क्यों नहीं टाइम देंगे, पाकिस्तान फुटबॉल के लिए हमेशा हम हाजिर हैं। और जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, हिम्मत बिल्कुल ना हारें, अभी कारवान शुरू हुआ है और वी हैव टू फाइट, वी हैव टू फाइट हार्ड। Exactly, we have to fight. And thank you all the viewers for tuning in. Inshallah, we will meet in next video. And if you have any question related अब्दुल्ला शाह, so अब्दुल्ला शाह के लिए भी हम न्यूज़ दे रहे हैं कि अब्दुल्ला शाह जल्द हमारी पॉडकास्ट में आएंगे। तो अगर आपके कोई सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक बटन को भी, और हमारी वेबसाइट भी विजिट कीजिएगा www.thesportsite.com। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़।